मालिनी रंजीत को काशी को मारने भेज चुकी थी। उसके दिल में अभी भी वो बदले की आग थी जो अभय के मरने पर भी नहीं बुझी थी। वो काशी के साथ अब उसके साथ देने वालों को भी मारना चाहती थी। रंजीत उसके कहे मुताबिक बनारस पहुंच गया था। सुबह तक बीरू से मिलके वो काशी को खोजने लगा। सुबह का वक्त, काशी का घर। काशी रेडी होकर बाहर आई तो देखा शालिनी और चंदो साथ में मिलके रसोई में काम कर रहे थे। काशी ने कंधे पर रखा अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा, माँ आते ही आपने आंटी को काम पर लगा दिए। अरे पहली बार वो बनारस आई है, जरा घूमने फिरने दीजिए इन्हें। बेटा जी ये पहली बार यहाँ नहीं आई है, ये तो पैदा ही यहीं हुई थी। तुम्हें अभी तक बनारस के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना इन्हें पता है। बनारस वो तो राजा से शादी के बाद वो राजस्थान में रहने लगी और वहीं घर गृहस्थी में बिजी हो गई। चंदो के ये कहने पर वो शालिनी की तरफ आंखें फाड़ देखने लगी। मतलब अब भी बनारसी है? अरे वाह, तब तो आपकी और मेरी बहुत जमेगी। ये कहते हुए उसने शालिनी को साइड से गले लगा लिया। शालिनी ने उसके गालों को छूते हुए कहा, बिल्कुल, आखिर आप भी तो मेरी बेटी जैसी हो। रुद्र अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ा ये सब देख रहा था, या ये कह लो उसकी नज़र काशी पर थी। तभी उसकी बहन ने उससे पूछा, भैया क्या देख रहे हो? रुद्र खोए हुए ही बोला, काशी को। बड़ी अजीब लड़की है। एक वक्त इसे देख के लगा कि जैसे इससे प्यारी लड़की हमने नहीं देखा, पर कल रात जब आप किडनैप हुई थी और ये ललन को मार रही थी, तब लगा इसकी तरह खतरनाक लड़की हमने कहीं नहीं देखा। देवी माँ इससे शादी होने वाले लड़के को बचाए। पता नहीं उसकी क्या हालत होगी बेचारे की। उसकी बात सुन शिवांगी उससे बोली, इतनी चिंता है इस लड़के की तो आप ही क्यों नहीं शादी कर लेते? बेचारा वो लड़का बच जाएगा और आपको भी कोई सीधा रखने वाली मिल जाएगी। उसकी बात पर रुद्रांग उसकी तरफ देखने लगा। वैसे भी वो राजपूत है और लड़ाकू भी है, खूब जमेगी आपकी उसकी। आप एंग्री यंग मैन, वो राजपूत लड़का कहे तो आपके लिए भी एक लड़का खोज लेते हैं यहाँ पर और बांध देते हैं आपको उसके पल्ले। ये बोल वो उसके सर पर एक चपत मार डाइनिंग टेबल के पास आ गया। उसके जाने के बाद शिवांगी खुद से बोली, हमने तो खुद के लिए खोज लिया है एक बनारसी को, बस अब उसे बताना जरूरी है। ये कहते हुए उसकी नजर युग पर चली गई। वो आई और उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। युग ने बस उससे देख स्माइल कर दिया। उसने भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देखा। तभी वो सब वहाँ आ गया। राणा जी खड़े थे और शालिनी को बैठने के लिए चेयर खिसकाने लगे। अरे रहने दीजिए, आप बैठे, हम बैठ रहे हैं। उसके ये कहने पर राणा जी भी बैठ गए। सभी बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तभी शिवांगी ने कहा, क्या मैं भी आप सबके साथ शिवरात्रि की तैयारी शिवरात्रि की तैयारी के लिए चलूं? काशी ने उसके पूछने पर साथ आने को कह दिया। ये सुन वो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से नाश्ता किया और उसके साथ घाट चली गई। दूसरी तरफ रंजीत बीरू के साथ काशी को खोज रहा था। उसने बीरू से पूछा कि
उसने काशी को कहाँ देखा था, तो वीरू ने उसे घाट के पास बताया। रंजीत सब को लेकर वहाँ चला गया। उधर काशी भी सबके साथ वहाँ आ गई थी। रुद्र भी शिवांगी के कहने पर उसके साथ आया था। वो इसलिए भी साथ आया था कि वो काशी और शिवांगी की हिफाजत कर सके। उसने अपने आदमियों को घाट के पास फैल जाने को कहा था और नज़र रखने को भी। काशी सबको आगे का काम समझा रही थी। उसने शिवांगी और युग को साथ में कुछ पोस्टर बनाने के लिए दे दिया था और खुद शिव जी की पोशाक को ठीक करने लगी। रुद्र खड़ा हर तरफ देख रहा था। काशी ने उसे खाली देख कहा, आप ये ले और मोती की माला बनाए। रुद्र उसकी तरफ देख बोला, आप पागल हैं, मैं ऐसे फालतू काम। हाँ, आप ये बोलो कि आप कोई काम नहीं करते, बस खड़े रहते हैं। ये बोल वो जाने लगी तो उसका पैर फिसला और रुद्र उसके संभलते हुए उसके साथ घाट के पानी में गिर गया। दोनों के पानी में गिरते ही सब भाग के पास आए। काशी पानी में डूबी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। काशी बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, मुझे तैरना नहीं आता। उसे पकड़े रुद्र पानी में तैरते हुए घाट के सीढ़ियों पर आया और उसे बाहर लेकर आ गया। वो अभी भी उसकी लिपटी हुई थी। रुद्र ने जब उसे देखा तो वो आंखें बंद किए उसके सीने से चिपकी हुई थी। आज उसमें उसे फिर से एक प्यारी सी लड़की नजर आ रही थी। अभी भी रंजीत की नज़र रुद्र पर गई। उसने देखा कि काशी भी उसके सीने से लगी हुई थी। रंजीत वीरू के साथ घाट की दूसरी तरफ सीढ़ियों पर खड़ा था। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा, वीरू ने उसे रोक दिया। छोटे मालिक, अभी भीड़ है, अभी इस पर हमला करना ठीक नहीं होगा और इस वक्त वहाँ कुंवर रुद्रांग भी है। हम मौका देख के तब अपना काम करेंगे। उसके कहने पर वो मान गया, पर सबको उसके ऊपर नज़र रखने को बोला और बाकी सबको भी उसका घर खोजने को। खुद को संभालते हुए उठी और अपने गीले दुपट्टे से खुद को ढकने लगी। चलिए घर चले, आप चेंज कर लीजिए चलकर। रुद्र ने उसे बिना देखे कहा। उसने बस हाँ में सर हिला दिया। उन सबको काम करने को बोल। वो रुद्र के साथ चली गई। शिवांगी आके युग के साथ काम करने लगी। उसने युग से पूछा, आप बनारस से बाहर नहीं गए कभी? नहीं, मैं और दीदी यहाँ से कभी बाहर नहीं गए। कई बार बोला भी पापा और माँ से, पर वो पता नहीं क्यों मना कर देते हैं। इसलिए मुझे यहीं के कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। मैं तो बहुत सी जगहों पर गई हूँ, पर बनारस पहली बार आई हूँ और मुझे बनारस बहुत अच्छा लगा। हाँ, बनारस है ही इतना अच्छा कि जो यहाँ आता है यहीं का होके रह जाता है। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा जादू है। ये सुन शिवांगी अपने में ही बरबरा आया। मेरा भी कुछ यही मामला है, अगर तुम मान जाओ तो। उसे खुद में ही बात करता हुआ देख वो बोला, कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। मैं वैसे हम आपसे एक बात पूछे? जी पूछिए। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? शिवांगी के सवाल पर वो बोला, नहीं, आज और रखनी भी नहीं। जिसे मेरे पापा मम्मी पसंद करेंगे वही मेरी जीवन संगनी बनेगी। पुनीत की ये बात सुन शिवांगी चुप हो गई। हद है, शादी इसे करनी है कि इसके माँ बाप को साथ ये रहेगा या माँ बाप पागल कहीं का। ये बोल वो काम करने लगी। दूसरी तरफ रुद्र के साथ काशी जब गीले कपड़ों में घर पहुंची तो शिवांगी और चंदो उसे देख हैरान हो गए। अरे बेटा, ये भींग कैसे गई आप? और ये हुआ कैसे? चंदो उसे अंदर ले जाते हुए बोली। काशी उसे बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। रुद्र भी अपने कमरे में जाके चेंज कर बाहर आया तो देखा काशी चाय पी रही थी। आइए रुद्र जी, आप भी पी लीजिए चाय, नहीं तो ठंड लगने लगेगी। ये बोलो वो अपनी चाय पीने लगी। पर आप दोनों भीगे कैसे? इस बार अली ने सवाल किया।
अरे कुछ नहीं आंटी जी, वो हमारा पैर फिसला और ये मुझे बचाने के चक्कर में मेरे साथ गंगा जी के पानी से स्नान कर लिया। अच्छा तो ऐसे आप दोनों एक साथ गंगा जी में डुबकी लगा लिया। ये बोल चंदू और सानी दोनों हंसने लगे और काशी रुद्र दोनों छिप गए। दोनों ने जल्दी से चाय खत्म की और वहाँ से निकल गया। सानी उन्हें साथ जाता हुआ देख कुछ सोचने लगी। उसे खोया देख चंदू बोली, क्या सोच रही हो दीदी? ये कि तुम काशी को मेरे रुद्र के लिए दोगी? उसकी बात सुन चंदू हैरान होकर बोली, काशी पर जितना मेरा हक है उतना ही आपका भी है दीदी, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रुद्र उसका जीवन साथी बने। मेरे लिए तो यही खुशी की बात होगी कि काशी एक बार फिर मेरे पास रहेगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक चमक थी। शाम का वक्त माधवगढ़। विजय बैठा अपना काम कर रहा था। सबके जाने के बाद ये महल उससे काटने को दौड़ रहा था। उसे आदत हो गई थी सानी और बच्चों की। हर काम के लिए वो सानी को आवाज़ देता था, पर सानी यहाँ थी ही नहीं। नौकर भी अब परेशान हो गए थे उसे ये बात बता कर कि सानी यहाँ नहीं है। वो काम में लगा ही था कि तभी उसके दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। उसने देखा कि मालिनी अपने पति के साथ उतर के अंदर आ रही थी। वो उसे देखकर खड़ा होते हुए बोला, अरे मालिनी, तुम आज इतने सालों बाद यहाँ, क्या बात है? कोई काम है क्या? हाँ, एक खुशखबरी देनी थी। सोचा तुम्हारे चेहरे की रिएक्शन मैं देख लूँ, इसलिए खुद भी आ गई। ऐसी भी क्या बात है जो तुम खुद इतनी दूर से यहाँ आ गई? बात ये है विजय, तुमने जिस सच्चाई को इतने सालों से छुपा के रखे थे वो आज मेरे सामने आ गया, और मैंने सोचा जो झूठी खबर तुमने फैलाई थी उसे क्यों ना मैं आज सच कर दूं। उसकी बात सुन विजय हंसते हुए बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया मालिनी कि मैं अभय की अमानत को ऐसे ही छोड़ दूंगा? वो अभय और काशी की बेटी है। उसकी हिफाजत का इंतजाम मैंने तुम्हारी सोच से भी परे किया है, और शायद तुम्हें नहीं पता है वो खुद में एक आग है। उसे छू पाना इतना आसान काम नहीं है मालिनी। घर जाओ और इंतज़ार करो, क्योंकि वो आएगी और ज़रूर आएगी अपनी गद्दी महल और अपना प्रतिशोध लेने। और तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि सच में तुम्हारी मौत आई है। मैं वादा करती हूँ इस शिवरात्रि तुम्हें उसकी मौत का सुनने को मिलेगा, और तुम मनाओगे मातम, और मैं बजाऊंगी ढोल, वो भी खुशी का, मेरे बेटे का इस राजस्थान का हुक्म से बनने की खुशी का। देखते हैं शिवरात्रि में किसे खुशखबरी मिलती है और किसके घर में मातम मनता है। इंतजाम करो क्रियाक्रम का, क्योंकि मेरा बेटा उसे छोड़ेगा नहीं। ये कब मालिनी वहाँ से चली गई। विजय ने रुद्र को फ़ोन लगाया। एक ही बेल में उसने फ़ोन को उठा के बोला, खरी खम्मा पिताजी जीते रहे बेटा। हाँ, आपको एक खबर देनी है। जी बताइए। मालिनी को काशी के बारे में पता है। पता चल गया। उसने अपने बेटे को आदमियों के साथ बनारस भेजा था। अब जल्दी से जल्दी काशी को लेकर वापस यहाँ आए, और जब तक वहाँ पर उसके साथ साए की तरह से रहे। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र न करें, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। आपसे वादा किया है कि मैं उन्हें सही सलामत लेकर आऊँगा। ठीक है, आप अपना और सबका ध्यान रखना और आराम से रहना। ये बोल विक्रम ने फ़ोन रख दिया। रंजीत रात तक इंतज़ार कर रहा था कि काशी उससे अकेले मिल गया, वो उसे किडनैप कर ले और पर रुद्र और उसके आदमी घेरे बना के उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में खुद काशी को भी नहीं पता था।
और काशी थी महापंडित से मिलने के इंतजार में थी। वो दोबारा मठ गई थी पर महापंडित जी वापस नहीं आए थे। वो फिर एक बार निराश ही लौट आई थी। सभी लोग जा चुके थे पर काशी थी कि अपनी ही सोच की उधेड़बुन में घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी। रुद्र भी उसे खोजते हुए उधर ही आ गया। उसने जब काशी को वहाँ अकेले बैठा देखा तो वो भी नीचे सीढ़ियों पर उसके पास आके बैठ गया। रुद्र ने उसे देखते हुए पूछा, आपको यहाँ बैठना अच्छा लगता है? कुछ जगहों पर बहुत शांति मिलती है कुंवर सा। मेरे लिए शांति का मतलब होता है बनारस का घाट। कुंवर सा हर शामों से अच्छी बनारस की शाम होती है। बहुत सुकून होता है यहाँ पर। काशी बोले जा रही थी और रुद्र उसके चेहरे पर देख रहा था। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर सच में शांति थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र एक बार फिर उसके चेहरे की मासूमियत में खो रहा था और काशी से बेखबर घाट के पानी को निहार रही थी। तब तक के लिए इतना ही। आगे जाने के लिए सुनिए